नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ राज्यसभा और लोकसभा के डिफरेंस के बारे में डिस्कशंस करूंगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। स्टार्ट करने से पहले मैं पार्लियामेंट हाउस, जिसको इंग्लिश में बोलता है और हिंदी में बोलता है संसद भवन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानना जरूरी है। और राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदन में से जहां से हमें नया नया बिल, नया नया रिफॉर्म्स, नया नया लॉ मिलते हैं, कानून मिलते हैं हम लोगों के लिए, और काफी सारा कंट्रोवर्शियल कानून भी मिलते हैं। जैसे अभी चल रहा है लैंड रिफॉर्म्स बिल्स, पोटा था पहले, मोदी सरकार जब आए थे तो लैंड एक्विजिशन बिल था, ऑर्डिनेंस लाया था, वो भी काफी सारा कंट्रोवर्सी था। तो इसी हिसाब से जो संसद भवन है, संसद भवन में दो सदन है, एक है राज्यसभा, उसका ऊपरी अपर हाउस बोलता है, और एक है लोकसभा, उसे लोअर हाउस बोलता है। इन दोनों सदनों से ही सब कुछ बिल हो जो हो या नया लॉ हो, कानून हो, ये सब दोनों सदन से पास होना जरूरी है। और मैं पहले स्टार्ट करने से पहले एक बता देता हूं कि कोई भी लॉ हो या कोई भी बिल हो, इन दोनों राज्यसभा या लोकसभा से पास होना जरूरी है अगर इसको सरकार इंप्लीमेंटेशन करना चाहे। अगर वंस अगेन इफ इट पास थ्रू राज्यसभा एंड लोकसभा, देन स्टेट मस्ट बी इंप्लीमेंट दिस बिल। तो जो स्टेट सरकार है, ये दोनों को बिल, कोई भी बिल अगर ये दोनों सदन से पास होता है तो ये मानने के लिए बाध्य है, यानी कि करना ही पड़ेगा। तो मैं थोड़ा इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग बोलता है इसको, पहले पार्लियामेंट हाउस भी था, अभी हिंदी में संसद भवन बोलता है इसको। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देता हूं। ये ब्रिटिश में बनाया था, ब्रिटिश सरकार जब था, ब्रिटिश इंडिया जब था, यानी कि 1947 से पहले। तो 1947 से पहले दो आर्किटेक्ट थे ब्रिटिश का, एक दोनों का नाम मैं आपको बता देता हूं। ये था आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एंड सर हार्बर्ट बेकर्स, दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट है। इन लोगों के जिम्मेदारी थी संसद भवन को बनाने की या डिजाइन करने की। तो कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में स्टार्ट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन। आफ्टर 6 इयर्स, यानी कि 18 जनवरी 1927 को ये कंप्लीट हुआ था और ओपन भी हुआ था उसी दिन 18 जनवरी को बाय लॉर्ड इरविन, तब की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये संसद भवन ये काफी इंटरेस्टिंग भवन है, लोग देखने जाते हैं। ये काफी, इसको हिस्ट्री छुपी हुई है इसके साथ। मेरा सौभाग्य नहीं हुआ अभी तक देखने का, लेकिन काफी मन है मेरा जाने के लिए, देखने के लिए। तो इसका जो खर्चा था, अब सोचिए 1947 में पहले, उस टाइम में इसका खर्चा ये आया था 8.3 मिलियन या 8.3 करोड़ रुपया। 8.3 करोड़ रुपया का खर्चा आया था उसी समय में, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस। और इसमें तब की तब सीटिंग कैपेसिटी था 790 मेंबर्स, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मिलके ये यहाँ में सीटिंग कैपेसिटी कितना था? 790 कैपेसिटी था। और ये जो संसद भवन है भारत का संसद, ये सर्कुलर टाइप का था। मैं कैसे दिखा दूं, आप एक बार एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आप लोग कोई कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं तो इसके काफी सारा इंपॉर्टेंस है ये सब चीज के लिए। तो अभी मैं दिखाऊंगा संसद भवन कैसा है। संसद भवन आप लोग याद रखिए, संसद भवन होता है सर्कुलर टाइप का, यानी कि सर्कुलर टाइप का होता है। यह संसद भवन है। तो इसमें ये बीच में ये गुंबज लगा रहता है, इसमें फ्लैग वाला रहता है। तो इसमें तब 1921 में सेमी सर्कुलर मोड में कुछ था, सेमी सर्कुलर सदन था, यानी कि आप ऐसे बता, सेमी सर्कुलर सदन ऐसे एक था, यानी कि 3 चैम्बर्स था। देखिए 3 सेमी सर्कुलर सदन क्यों बनाया मैं आपको दिखा देता हूं।
1947 से पहले तो इसमें कुछ एक सदन था, द स्टेट काउंसिल, द स्टेट काउंसिल, दिस इज नोन एज राज्यसभा। नाउ राज्यसभा, इसको अभी राज्यसभा बोलते हैं। और इसमें और एक था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यानी कि आजादी से पहले 1947 में पहले हिंदुस्तान में काफी सारा स्टेट थे या काफी सारा कुछ एरिया था जो राजा के द्वारा शासित होता था, प्रिंसेस। तब के भाई ये सारा का सारा सदन जो है ये राजाओं के लिए था, और अभी इसको बना दिया लाइब्रेरी, इसको अभी लाइब्रेरी बना दिया। जितने भी आजादी से पहले बुक है अभी भी काफी सारा बुक इसमें आपको मिल जाएगा। और एक सदन था, इसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको अभी लोकसभा बोलते हैं, लोकसभा इसको कहलाते हैं। यानी कि 3 सदन था पहले, आजादी से पहले जब संसद भवन बनाया था, और इसमें काफी सारा ये सब गार्डन है और कुछ सारा ऑफिस भी है इसमें, गार्डन ऑब्लिक ऑफिस, इसमें भी गार्डन ऑब्लिक ऑफिस, इसमें भी गार्डन ऑफिस, काफी सारा ब्यूटीफुल, काफी इंटरेस्टिंग है इसको। तो इसको कैसे देखते हैं मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको। इसे सर्कुलर मोशन में होता है, इसको ऐसे देखा था, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ऐसे करके थोड़ा संसद भवन बनाया था। संसद भवन का हिस्ट्री थोड़ा सा मैं दिखा दिया, उसका डायग्राम में दिखा दिया। मैं अभी डिस्कशंस करूंगा डिफरेंस, और यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, मैं अभी आपके लिए डिस्कशन करूंगा। देखिए मैं टेबुलर फॉर्म में उसको बना दिया हूं। अभी डेफिनेशन में दूंगा लोकसभा और राज्यसभा पर। देखिए लोकसभा के जानने के लिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, और राज्यसभा के जो जानने के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80। इसमें लोकसभा आता है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा आता है आर्टिकल 80 में। सब कुछ यहां में आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको डेफिनेशन दूंगा तो डेफिनेशन क्या है, लोकसभा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल वेयर इन न्यू लॉज एंड बिल्स आर पास्ड फॉर ए बेटर running of the nation, इसीलिए इसको बोलता है हाउस ऑफ पीपल। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। और राज्यसभा को क्या है, राज्यसभा इज डिफाइंड एज द upper house of the parliament that protects the right of states and duties। therefore इसको बोलता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। देखिए लोकसभा में क्या होता है, नया नया लॉ, नया नया बिल पास होता है फॉर बेटर रनिंग ऑफ ए नेशंस। अब अगर स्टेट को या हमारे जो देश को चलाने के लिए जो कोई भी नया नया लॉ है, बिल है, सब कुछ कहाँ लाता है, राज्यसभा में पास करता है। और
राज्यसभा में इसको क्या डिफाइन किया, इसको बोलता है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का संसद भवन का ऊपरी हिस्सा भी बोल सकते हैं, ऊपरी सदन बोलता है, जहां में आपको स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज का प्रोटेक्ट होता है राइट को, इसीलिए इसको बोलता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड यूनिटीज। देखिए मैं डेफिनेशन को और थोड़ा डिफाइन कर और थोड़ा मैं इजी तरीके से समझा देता हूं। देखिए अभी फिलहाल हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही नया नया लॉ बनाता है, बिल बनाता है। ऐसे देखिए अभी हमारा मोदी जी का गवर्नमेंट है, वो कुछ चाहता है तो बिल बनाने के लिए नया कोई भी बिल हो। अच्छा, जैसे अभी नया आईटी रूल लाया था, उसको क्या करता है, दोनों सदन से पास होने के बाद ही इंप्लीमेंट होता है। तो मोदी गवर्नमेंट का अगर कोई बिल होगा लेने को, वो अपनी हिसाब से बनाएगा, वो लोकसभा में पास करेगा। राज्यसभा में क्या होता है, हमारा राज्यसभा में जो स्टेट का मेंबर होता है, वहां में डिस्कशन होगा कि ये जो बिल लाया है या नया रिफॉर्म्स लाया है, ये सरकार स्टेट के लिए अच्छा है कि नहीं है, ये सब ज्यादातर मैटर राज्यसभा में डिस्कशन करना है। और एक बात ध्यान से याद रखिए, मैं पहले भी बताया फिर से बताया, कोई भी लॉ हो कोई भी बिल हो, इन दोनों सदनों से पास होना जरूरी है इंप्लीमेंटेशंस के लिए। ओके, तो इसीलिए लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोलता है, जिसे लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्ट करके भेजा है। और जो राज्यसभा है ना, वो जनरली वो स्टेट और यूनिटीज मेंबर रहते हैं इसमें, इसीलिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड यूनिटीज भी बोलता है। ओके, तो इसीलिए इसमें और एक मैं जोड़ देता हूं, नेम। अगर नाम देता, क्या नेम होता है लोकसभा का, लोअर हाउस, हिंदी में बोलते हैं इसे निम्न सदन, एंड इसको अपर हाउस, उच्च सदन बोलते हैं। तो ये हो गया, नेम हो गया, तो मैं डेफिनेशन दे दिया। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना का है, देखिए लोकसभा का टाइम पीरियड है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है 5 इयर्स। और राज्यसभा, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब से हमारा 1950 से जो हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ है, तब से राज्यसभा चलता रहता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट। थोड़ा सा परमानेंट, परमानेंट बोलता है इसको। इसका जो मेंबर होता है ना, वो मेंबर्स का टाइम पीरियड 6 इयर्स होता है। अब इसको डिफरेंस थोड़ा काफी ध्यान से देखिए। ये लोकसभा का जो मेंबर का जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम है 5 इयर्स है, उसके पहले भी इसको डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि जैसे कोई एक बार तो 13 मंथ से पहले वाजपेयी सरकार गिर गया था, 13 दिन चल के भी गिर गया था, यानी कि लोकसभा कंप्लीटली इसको टेम्पोररी बोलते हैं, टेम्पोररी ये, यानी कि विघटन हो सकता है, टूट सकता है ये। और जो ये राज्यसभा है ना, ये परमानेंट है, उसका मेंबर चेंज होता रहता है, लेकिन ये राज्यसभा जो है ये फिक्स है, परमानेंट है। इसका मेंबर्स का आयु कितना है, कितना काल के लिए होता है, 6 ईयर के होता है, लेकिन फिर भी आजकल 2 साल में ही 1/3 मेजोरिटी राज्यसभा का चेंज हो जाता है। तो आप लोग मेरे हिसाब से पूरा समझ में आएगा लोकसभा और राज्यसभा का डेफिनेशन, जो नेम हो, टाइम पीरियड हो। और एक तो आप लोगों के लिए देखा था इलेक्शन। इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शंस क्या होता है, कॉमन पीपल इलेक्ट द एमपी। लोकसभा में जितना भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो देश का कॉमन पीपल इलेक्ट करता है, यानी कि पीपल ऑफ द नेशंस इलेक्ट द एमपी। और ये राज्यसभा का कौन इलेक्ट करता है, एमएलए ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड
ड्यूटीज। यानी कि जब इलेक्शन होता है ना, जनरल इलेक्शन होता है, उसी से कॉमन पीपल एमपी को इलेक्ट करता है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए। स्टेट का जितना भी एमएलए है इसमें डायरेक्ट कॉमन पीपल डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें एमएलए सिर्फ इलेक्ट करता है। तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं दूसरा अभी इसको और काफी सारा है डिफरेंस, मैं उसको दिखाऊंगा अभी। अब स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब ये लोकसभा में और राज्यसभा में काफी सारा लोग बैठे रहते हैं। इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन करेगा, इन लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? इसीलिए इसमें रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव। और कभी कभार इसको ऑफिसर्स भी बोलते हैं। तो लोकसभा का इसमें क्या कौन रहता है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। और राज्यसभा का प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। फॉर द टाइम बिंग एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी है। और राज्यसभा का प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू, जो वाइस प्रेसिडेंट है। इसको आप समझिए हैं, इसमें प्रेसिडेंट रहता है और वाइस प्रेसिडेंट रहता है। इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? जो देश का वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो ही प्रेसिडेंट होता है। किसका? राज्यसभा का। और लोकसभा का ये इलेक्ट होता है, यानी कि सब लोग मिलकर इसको बनाते हैं। कभी कभार वोटिंग भी होता है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रहता है। तो ये हो गया और एक डिफरेंस। अभी में मेंबर कितना होता है लोकसभा में? लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितना रहता है? 552। एट प्रेजेंट कितना है? एट प्रेजेंट है 545। इसमें मैं एक चीज लिखा देता हूं, POK इज इक्वल टू 5। मैं इसको समझाऊंगा क्यों लिखा हुआ है। नॉमिनेटेड कितना है? 2 है। कहां से आता है ये? एंग्लो इंडियन। ये कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। इसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आर्टिकल 331 में सब कुछ डिटेल्स में लिखा रहता है। और राज्यसभा का देखिए, राज्यसभा का मैक्सिमम मेंबर कितना होता है? इसमें 250 होता है। लेकिन अभी भी इसमें एट प्रेजेंट कितना है? 245। इसमें भी 5 मिसिंग है। और इसमें नॉमिनेटेड कितना है? नॉमिनेटेड है 12। ये कौन इलेक्ट करता है? कहां से आएगा ये? कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। इसमें जो आर्ट, साइंस, कल्चर, सोशल एक्टिविटी एटसेट्रा, आर्ट के लिए, साइंस के लिए, कल्चर के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए जो जितने काफ़ी सारे लोग हैं, फेमस लोग हैं, उसको जनरली प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। इसमें कितना है? 12 है। इसके लिए क्राइटेरिया के लिए आप लोगों को जानना पड़ेगा, आर्टिकल 80A में जानना पड़ेगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, इसमें भी 5 मिसिंग है, इसमें भी 5 मिसिंग है। 5 मतलब इसमें क्या है? इसमें POK 5 लिखा हुआ है। POK आपको समझ में आ गया होगा। POK क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। देखिए, हम लोग का जो कश्मीर है ना, वो हाफ पोर्शन ऑफ द कश्मीर नाउ विथ पाकिस्तान। हम लोग का जो कश्मीर है, ये देखिए कश्मीर ऐसे आप लिख लीजिए, इसको ऐसे ऐसे करके कश्मीर होता है। इसका जो हाफ पोर्शन है इसको POK बोलता है। और ये POK जो है वो कश्मीर के तरफ है, यानी कि कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके रखा है। तो इस हिसाब से अगर ये POK कभी हम लोग का इंडिया का हो जाएगा, तब यहाँ से 5 MP आएगा। वही 5 MP इसमें मिसिंग है। और एक बात,
ये जो 5 चेयर है ना लोकसभा में, वो खाली रहता है। खाली क्यों रखा गया है? खाली इसलिए रखा गया है 1947 के बाद कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, वो खाली चेयर, वैकेंट चेयर देख के को स्ट्राइक करे। जैसे क्या कि हमारा जो पीओके है हमको लाना है। कभी भी ये प्राइम मिनिस्टर का गुस्सा आ जाएगा, AK-47 लेके बोलेगा स्ट्राइक करो, इसको स्ट्राइक करके लाओ AK-POK का। तो यही कुछ दिखाने के लिए POK में 5 MP अभी सीट खाली पड़ी हुई है। कहाँ में? लोकसभा में। सिमिलरली राज्यसभा में। यही इसका उद्देश्य यही है कि हमारा जो देश का जो संसद है वो याद रहे POK हमको लाना है। कब लाना है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आएगा तो एक दिन जरूर। कब आएगा ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आएगा जरूर। तो इसीलिए ये POK 5 हो गया। और बाकी इसमें 245 जो है ना, 245 से 243 हो जाएगा। 543 इसमें 543 इसका 543 का कहाँ से आएगा? मेंबर स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज मिलके 543 का 543 का जनरल इलेक्शन होता है। कहां से ये लोग मेंबर चुन के आता है? डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के डिफरेंस है। सो यही ऑन द सेम साइड राज्यसभा में भी 245 है, एट प्रेजेंट 245 है। इसमें नॉमिनेटेड है 12। कौन नॉमिनेटेड करता है? प्रेसिडेंट। इसमें भी प्रेसिडेंट। ये एंग्लो इंडियन क्या है? 1947 से काफी सारा लोग भारत आए। ब्रिटिश आएगा, यूरोपियन कंट्री से आया था, पोर्टुगीज आया था, फ्रांस से लोग आए थे। ये लोग शादी उदी करके यहाँ में रह गया, यानी कि शादी करके कभी कहीं तो बीबी बच्चों को छोड़ के भी चला गया। इन लोगों को जनरली बेसिकली हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं। इसके लिए भी जो सीट रिजर्व है वो कौन नॉमिनेटेड करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता रहता है। तो ये है मेंबर की संख्या राज्यसभा में, लोकसभा में कितना है। नेक्स्ट हो गया एज। अच्छा, लोकसभा में मेंबर बनने के लिए आपको एज कितना चाहिए? 25, मिनिमम 25, यानी कि 25 और 25 से ज्यादा आप हो सकते हैं। 25 से कम होगा तो इलेक्शन नहीं खेल सकते। सिमिलरली राज्यसभा के लिए आप अगर इलेक्शन खेलना चाहते हैं तो इसमें भी 30 होता है। मिनिमम एज 30 और 30 से ज्यादा। एज के हिसाब से लोकसभा को बोलता है यंग सदन, यानी कि डेकाओं का, युवाओं का सदन बोलता है। और 30 हिसाब से ये बूढ़ों का सदन बोलता है, ओल्ड। ओके, तो इसमें 30 में कहाँ आप बुरा है? 30 में तो पूरा यंग ही है। तो पता नहीं ये सब क्यों यंग ओल्ड बोलता है, लेकिन आप इसको याद रखिए। लोकसभा में इलेक्शन खेलने के लिए आपको मिनिमम एज आपका 25 होना चाहिए। 25 और 25 और 25 गेटर। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको पास चाहिए 30 और 30 से बेटर। ओके, अभी मैं पावर के ऊपर डिस्कशन करूंगा। पावर, किसका पावर ज्यादा? लोकसभा इज मोर पावरफुल। अब इसको याद रखिए। सिमिलरली राज्यसभा RS इज लेस पोटेंट देन लोकसभा, यानी कि लोकसभा का पावर बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। इसमें PM होता है। इसमें क्या होता है? PM होता है। बेसिकली लोकसभा से ही PM आता है, और इसमें कोई PM नहीं होता है। इसमें लीडर ऑफ ओपोजिशन से रहता है बेसिकली। तो PM जो है वो लोकसभा से ही ज्यादातर सुन के आते हैं।
कभी कभार ये उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि आप देखिए मनमोहन सिंह कभी इलेक्शन नहीं खेला, लेकिन वो राज्यसभा मेंबर होकर पीएम बन गया। तो ये लोकसभा जो है ना, लोकसभा हैज सिग्निफिकेंट रूल इन legislations और राज्यसभा में प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो लोकसभा में लेजिस्लेशन मतलब जितना भी लॉ है सब कुछ यहाँ में आता है, लोकसभा में आता है। लेकिन इसमें भी सिर्फ राज्यसभा में सिर्फ इसको डिस्कशन होता है राइट्स ऑफ स्टेट्स और यूटीज के। तो मैंने टेबल बना के आप लोगों के लिए डिफरेंस को समझाया। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पूरा तरीके से और इजी लिक्विड मैनर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी स्क्रीनशॉट मार के थोड़ा देख लीजिएगा और पढ़ाई भी कर लीजिएगा। और ज़्यादा अगर जानने का चाहता है तो आर्टिकल 81 और 80 देख लीजिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, वहाँ में डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ, मेरा हिंदी इतनी अच्छा नहीं है फिर भी आप लोग मेरा वीडियो को देख के थोड़ा सा लाइक करेंगे, ऐसे मेरा होप है, आशा है। आ रहा हूँ मैं दूसरा एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आपके सामने थोड़े दिन के बाद। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।